गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से हम गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारतीय उदारवादी राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, के राजनीतिक विचारों पर बात करने जा रहे हैं। गोखले न केवल एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। कहा जाता है कि वो एक व्यवहारवादी चिंतन के अग्रणी होने के नाते एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए, उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को स्पष्ट करता है। एक जाने माने लेखक डॉक्टर वर्मा ने लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादाभाई नारोजी की बातें उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आचारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतना अधिक पूर्णता लिए हुए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। उनके प्रमुख आर्थिक विचारों का उल्लेख निम्नानुसार है। नंबर 1, भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती गरीबी को देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण ये बतलाया है कि भारत का बढ़ता हुआ सैनिक व्यय कहीं न कहीं भारत पर एक बोझ है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपीय अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं बचता है। सेलबाई आयोग के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में कहीं ज़्यादा है, जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16%, इटली 13% सेना पर व्यय करता है, जबकि भारत का व्यय 35% है, जो कि इन सबसे अधिक है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक आरक्षित सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिए। सेना में भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना के भारतीय अधिकारियों को यूरोपीय अधिकारियों की तुलना में कम वेतन भत्ते देने होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्यवाही के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुमानों पर भी डाल दिया जाए। मतलब कि वो कहना चाह रहे थे कि भारतीय सेना का अगर आप बाहर उपयोग करना चाहते हो तो तभी संभव होगा जब उसका एक अंश, एक हिस्सा ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहन किया जाए। प्रशासनिक व्यय में कमी करने के उद्देश्य से उन्होंने नागरिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। उन्होंने मतलब कि नागरिक सेवाओं में भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में जोड़ने की बात की, जो कि भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। नंबर 2, भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देना का वो विरोध करते हैं। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी वो विरोध करते हैं। यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुचारू सुधार हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचने में भी ये उपयोगी रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मानवोचित कारणों से नहीं वरन भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया गया था। रेलों की मदद से भारत के गांव में अनाज, कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से फिर विदेश भेज दिया जाता था। विदेशों से जो फैंसी माल आयात किया जाता था, उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांव और कस्बों तक सहजता से पहुंचा दिया जाता था और उनके बदले में ऊंचे मूल्य बटोर लिए जाते थे। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा था और दस्तकारों और छोटे शिल्पकारों को लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेल रहा था। इस प्रकार रेलें भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बन रही थी। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि विदेशी व्यापारियों को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतें और सुविधाएं भारतीय रेल को नुकसान में ले जा रही है और भारतीय व्यापार का पतन कर रही है। नंबर 3, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध। गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्र व्यापार मतलब कि मुक्त व्यापार की नीति का विरोध करते थे और भारत पर इसे एक लादा हुआ अन्याय मानते थे। उनका मानना था कि इस नीति ने देश के सभी उद्योगों को नष्ट कर दिया है और वाष्प चलित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। गोखले इस बात के पक्ष में थे कि भारत की नवजात अर्थव्यवस्था और उद्योगों को संरक्षण देने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए। गोखले ने इस बात पर बल दिया कि संरक्षण की नीति को भी पर्याप्त सतर्कता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाने की आवश्यकता है। गोखले की मान्यता थी कि भारतीय उद्योगों को ऐसे संरक्षणों की पर्याप्त आवश्यकता है जो विकासमान भारतीय उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों के समान अनियंत्रित और अवांछनीय प्रतियोगिताओं से बचाए।
लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्ति और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दें। वास्तव में वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिनसे स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो और व्यापार तरक्की करे। नंबर 4, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतया कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात से परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है, जिसे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों की गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता है, तथा यह सारी स्थिति उनके लिए प्राणलेवा या उनके लिए घातक है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार मिलने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उनका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव है कि सहकारी साख समितियां स्थापित कर ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए। गोखले जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, अतः वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन कार्य हेतु खाद, बीज और सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संदर्भ में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत में कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के लिए सभी संभव तरीकों से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जनता नंबर 5, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल। गोखले भारतीय जनता पर ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से बहुत शुद्ध थे। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा मनमाने तरीके से करों की वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं तुलनात्मक रूप से निरंतर महंगी होती जा रही है और जनता के लिए कष्ट बढ़ता जा रहा है। कर व्यवस्था में सुधार के लिए गोखले ने अनेक सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख थे अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफ़ किया जाए, आय कर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि की जाए, सूती वस्त्र पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना और नमक कर में कमी करना, अंत में उन्हें पूर्णतः समाप्त कर देना। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासनिक व्यय को सीमित किया जाना चाहिए और करों से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा भाग लोक कल्याणकारी गतिविधियों में खर्च किया जाना चाहिए। नंबर 6, औद्योगिक विकास पर बल। गोखले ने कृषि के साथ ही औद्योगिक विकास पर बल दिया और कहा कि इस क्षेत्र में की गई अवहेलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी घातक होती है। उन्होंने देश के उद्योगपतियों से अपील की है कि उद्योग में लगे श्रम की अधिकाधिक कुशलता लाने के लिए प्रयत्न किया जाए और उत्पादन बढ़ाया जाए और भारतीय माल के लिए विदेशों में मंडियाँ खोली जाए। उद्योग धंधों के लिए उन्होंने स्रोतों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि उनका लाभ पूरा भारतीयों को मिले। उद्योगों में भारत के मध्यम वर्गीय शिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे एक और तो बेरोजगारी को राहत मिले कि दूसरे देश के शिक्षित वर्ग को एक नई दिशा में प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे औद्योगिकीकरण के युग में एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। नंबर 7, वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधार। लोगों के कल्याण के लिए प्रांतीय सरकारों को जिम्मेदार और पर्याप्त शक्तियाँ देने की बात वो करते हैं, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्र सरकार के हाथ में होने के कारण वो मानते हैं कि पर्याप्त शक्तियाँ राज्य सरकार के पास नहीं होती है, जो कि गलत है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें और प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिर्धारित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत हो। ये शर्तें पूरी होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाए। वास्तव में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से किए जाने वाले सभी कार्यों का वो विरोध करते थे। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा में परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक स्वर्णमान कोष गोल्ड स्टैंडर्ड फंड स्थापित किया गया था। सन 1907 के बजट भाषण में गोखले ने इस कोष के संचय का विरोध किया था। इस सब के अतिरिक्त गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार के आय और व्यय के बीच अधिक संतुलित सामंजस्य स्थापित किया जाए। वे इस पक्ष में थे कि आय का अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए और गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश में लागू किए जाने पर होने वाली हानियों से परिचित थे और उनका स्पष्ट मत था कि पूंजीवादी देशों की अर्थनीति ज्यों की त्यों भारत में लागू नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद।